नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 16 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 16 का जो पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति डैश मूल से है। द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी हैज़ कम फ्रॉम ओरिजिन। देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है वो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साइकोलॉजी जो ये शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइके, और साइके का अर्थ होता है आपका आत्मा। कई बार पूछा गया है आत्मा या सोल, तो साइके का अर्थ होता है आत्मा या सोल। और दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस का अर्थ क्या होता है, तो अगर बात करें लोगोस की, तो लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या आत्मा। तो आत्मा का अध्ययन या फिर आपका सोल ऑफ साइंस। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो साइके का अर्थ, साइके प्लस लोगोस दो शब्दों से मिलकर आपका साइकोलॉजी बना है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट है, और इससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़े। अगर आप भी एचपी टेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी अपना एचपी टेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो 7876145409 पे जुड़कर आप हमसे लास्ट के समय में हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। साथियों, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? देखिए, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो आपके विलियम बुंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा कि विलियम बुंट जो है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, बात करें विलियम बुंट की, इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक के साथ साथ इन्होंने क्या किया था 1879 में। कई दफ़ा मैं अपनी सीरीज़ में क्वेश्चन बोल चुका हूँ। 1879 में जर्मनी के एक शहर लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिंग शहर। तो जर्मनी का एक लिप्जिंग शहर है, इसी लिप्जिंग शहर में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? तो ये विलियम बुंट ने की थी। विलियम बुंट एक बहुत ही बेहतरीन मनोवैज्ञानिक है। इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहीं ना कहीं कहा जाता है। देखिए, बोरिंग कौन थे? तो बोरिंग का पूरा नाम है एडविन बोरिंग। एडविन बोरिंग एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, जिसकी एक बुक है, एक प्रसिद्ध बुक है हिस्टोरिकल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो एक ए हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसकी है? आपकी एडविन बोरिंग की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, बात करें क्लार्क हल की। क्लार्क हल जो है वो व्यवहारवाद के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक है। साथियों, क्लार्क हल ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो कई बार एचपी टेट में ही पूछी गई है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो क्लार्क हल के द्वारा दी गई थी। टॉलमेन ने क्या किया था? तो इन्होंने व्यवहार के जो कॉग्निटिव मैप्स है, संज्ञानात्मक मानचित्र है, तो व्यवहार के जो संज्ञानात्मक मानचित्र है वो दिए थे आपके किसने? तो वो दिए थे एडवर्ड टॉलमैन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तमाम क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश से संबंधित है। बात करें आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो कंसर्न विद द, देखिए, अधिगमकर्ता। क्या लर्नर की ज़रूरत शैक्षिक मनोविज्ञान में है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अधिगमकर्ता जो लर्नर होता है वो क्या करता है, इसमें विद्यार्थी की क्षमताओं का, उसका जो डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, उसकी व्यक्तित्व का इसमें अध्ययन किया जाता है। साथियों, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लर्निंग प्रोसेस क्या है, अधिगम प्रक्रिया क्या है। तो क्या अधिगम प्रक्रिया भी शैक्षिक मनोविज्ञान में काम आती है? क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में हम हमारे जो सीखने के सिद्धांत है, हमारी जो स्मृति है, प्रेरणा है और सिखाने के जो तरीके हैं, उसका अध्ययन किया जाता है अधिगम प्रक्रिया में। तो ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी भी मुझे दोनों ही सही लग रहा है, क्योंकि लर्नर में विद्यार्थी की क्षमताएं, उसका विकास की अवस्था है, उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। और अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें उसके क्या सीखने के सिद्धांत है, क्या उसकी स्मृति है, क्या उसकी मेमोरी है, क्या उसकी प्रेरणा है सीखने के, क्या क्या उसके तरीके हैं। अधिगम परिस्थिति, देखिए, लर्निंग जो सिचुएशन है इसमें कक्षा का वातावरण क्या है, उसकी जो शिक्षण की जो सामग्री है वो क्या हो सकती है, उसकी उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है लर्निंग सिचुएशंस में। तो अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, अधिगमकर्ता, तीनों ही शैक्षणिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं। तो अगर बात करें शैक्षिक मनोविज्ञान की, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है आपकी
थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का नाम आपको ज़रूर याद रखना है कि थॉर्नडाइक साहब आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक है, और थॉर्नडाइक साहब जो आपके यूएसए से संबंध रखते हैं, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक के द्वारा यहाँ पे मुख्य रूप से बिल्लियों पर यहाँ पे प्रयोग किया गया था। उन्होंने सीखने के जो है वो 3 मुख्य नियम दिए थे, ठीक है। उन्होंने बोला था लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ आपका एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो याद रखना है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। उनकी एक फेमस बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि उन्होंने 1903 में लिखी थी। तो ये तमाम बातें, तमाम क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन बहुत बहुत सही हो जाएंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है और यह शिक्षा से घनिष्ठ संबंध रखता है क्योंकि यह बच्चे के डैश में परिवर्तन लाता है। देखिए जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन तो है, आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर तो है, क्योंकि ये जो शिक्षा से घनिष्ठ संबंध रखता है क्योंकि ये बच्चे में कैसा परिवर्तन ला सकता है। तो बच्चे में जो ये परिवर्तन ला सकता है उसके व्यवहार में परिवर्तन, उसके बिहेवियर में जो है वो मनोविज्ञान परिवर्तन ला सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये व्यवहार जो है वो क्यों ला सकता है और शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के कहीं ना कहीं पूरक है, ये बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, और तब ये विकास तब होता है जब बच्चे व्यवहार में सकारात्मक और वांछित परिवर्तन लाते हैं। मतलब कि शिक्षा में विकास कब होगा बच्चे का, जब वो अपने व्यवहार में सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन लाएंगे, ठीक है। अब हमने बोला व्यवहार, इसका आंसर क्यों है आप बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर के जो जनक हैं वो जेबी वॉटसन है, और इन्होंने ही मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, क्योंकि शिक्षा से जो बच्चे के जो सीखने की प्रक्रिया को दिशा देती है, शिक्षा एक दिशा दे सकती है सीखने को, लेकिन सीधे तौर पर अगर बच्चे की व्यवहार को जो है वो शिक्षा प्रभावित करेगी, क्योंकि जब दिशा देगी तो उसका व्यवहार बदलेगा, उसे क्या है मॉडिफाई करती है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चेतना भी नहीं हो सकता, आत्मा भी नहीं हो सकता, मन भी नहीं हो सकता, व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि एक व्यक्ति जिसका काम पर दिन अच्छा नहीं रहा, वह अपने बच्चों या पति पत्नी पर नाराज होता है, ये किस प्रकार की रक्षात्मक मनोरचना का प्रयोग कर रहा है। मतलब एक बंदा है और यहाँ पे ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि उसका दिन खराब रहा, लेकिन वो अपना गुस्सा अपने या तो पत्नी पे निकाल देता है या अपने बच्चों पे निकाल देता है। टीचर के साथ भी कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि गुस्सा कहीं और होता है और वो स्कूल आते ही बच्चों पे अपना गुस्सा निकाल देते हैं। मतलब कि मनोविज्ञान में जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं या अपने क्रोध या तनाव को उस स्रोत से हटाकर किसी कम खतरे वाले असुरक्षित वस्तु पर स्थानांतरित कर देता है तो उसे विस्थापन कहते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है कि गुस्सा किसी और का उतारा कहीं और, तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि कहीं का गुस्सा कहीं और पे उतार दिया तो उसको मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी। अच्छा अस्वीकरण क्या होता है, डेनियल क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जो अप्रिय वास्तविकता होती है या सत्य न मानने से इनकार कर देना ही जो है वो अस्वीकरण है। प्रक्षेपण क्या है, प्रक्षेपण या इसको प्रक्षेप भी, प्रोजेक्शन भी बोलता है। देखिए इसमें व्यक्ति अपनी कमियों या बुरे विचारों को दूसरों पर थोपता है, जैसे कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम गुस्से में हो। मतलब कि गुस्सा खुद है और वो क्या है यहाँ पे खुद को क्या है, यहाँ मतलब कि दूसरों को वो बोल रहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम गुस्सा हो। मतलब कि अपनी गलत कमियों या अपने बुरे विचारों को दूसरों पर थोपना प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण कहलाता है या प्रक्षेप कहलाता है। तीसरा है दमन। दमन होता है रेप्रेशन। इसमें व्यक्ति अपनी कष्टदायक यादों या अपनी जो इच्छाएं, जो अचेतन मन है, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसको दबा देता है। मतलब कि यह स्थिति क्रोध से बाहर निकल रहा है लेकिन उत्तर भी गलत देता है। तो ये मतलब ये तीनों ही यहाँ पे जो है वो तीनों ही क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी विस्थापन सही हो सकता है। जब हम हमारा दिन अच्छा नहीं गया, हमारा गुस्सा कहीं और है और गुस्सा कहीं और उतार रहे तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और लक्ष्य सीरीज़ लगातार आपके बीच चल रही है। आज पार्ट 43 मॉर्निंग में हुआ था और आज ठीक शाम 5 बजे यूट्यूब पे लाइव आना है और मेरे चैनल को देखना है। 5 से लेकर 7 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा और ये बेहतरीन सी क्लास होने वाली है। आज जो 5 से 7 की क्लास लगाएगा, सुबह जो 5 साढ़े 5 से, कल सुबह 5:30 से 8 बजे की जो क्लास लगाएगा वो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन कौशलों का मुख्य उद्देश्य है। देखिए जो जीवन कौशल है
उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपके बीच लेके आ चुका हूँ, कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एचपी टेट परीक्षाओं के लिए रहने वाले हैं। देखिए, जो आपकी जो मेन एम ऑफ द लाइफ स्किल जो रहती है वो क्या रहती है, तो वो आपकी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मांग और चुनौतियों के अनुसार योग्यताएं विकसित करना। देखिए, जो मांग और चुनौतियां होती है उनके अनुसार जो आपकी जीवन कौशल की जो क्षमताएं होती है उनको हम जो है वो क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति मतलब कि डेली, रोजाना, दैनिक जीवन में अपनी मांगों को या चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करने में जो सक्षम बनाती है वो हमारी कौन सी होती है? तो वो हमारी मतलब कि टू डेवलप एबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा और ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही ढंग से व्यवस्थित है? देखिए, कौन सा क्रम यहाँ पे सही ढंग से व्यवस्थित है, तो उसकी बात यहाँ पे पूछी जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो सही क्रम यहाँ पे जो व्यवस्थित है वो कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे पहले आता है कूट संकेतन। कूट संकेतन होता है एनकोडिंग, तो पहले एनकोडिंग आएगा, ठीक है। दो ऑप्शन में दिया, वो ऑप्शन ए भी है, बी में भी है। एनकोडिंग का मतलब होता है जानकारी को ग्रहण करना और उसको स्मृति के लिए उपयुक्त रूप में बदलना, ये एनकोडिंग होता है, मतलब कि माइंड में, मेमोरी के लिए उसको उपयुक्त रूप में बदलना। दूसरा होता है भंडारण। भंडारण को बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है साथियों जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक सुरक्षित रखना, ये होता है भंडारण। और तीसरा होता है पुनः प्राप्ति, रिट्राइवल। रिट्राइवल को क्या होता है? तो ये होता है आपका आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी को वापस याद रखना। तो कूट संकेतन का मतलब था कि जानकारी को ग्रहण किया फिर उसे स्मृति के लिए उपयुक्त रूप से बदल दिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कूट संकेतन, भंडारण और पुनः प्राप्ति, ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम भारी सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में, कूट संकेतन वो प्रक्रिया है जिसमें हम भारी जितनी भी सूचनाएं अपने दिमाग में ग्रहण करेंगे। भंडारण वो प्रक्रिया है जिसमें हम सूचनाएं हमारे दिमाग में अल्पकालिक, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की स्मृति के रूप में, मेमोरी के रूप में बनी रहती है। और रिट्राइवल जो है वो आपकी वह प्रक्रिया है जिसमें संग्रहित जानकारी को याद करते और उसे चेतना में वापस लाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चॉम्स्की के सिद्धांत में कौन सी विशेषता है? देखिए, जो चॉम्स्की है उन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। उनका सिद्धांत मुख्य रूप से इस विचार पर आधारित है कि भाषा सीखना मनुष्य की एक जन्मजात क्षमता है। उनके सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या क्या है? उनके सिद्धांत की मुख्य विशेषता है भाषा अधिग्रहण उपकरण, जिसको आप बोलते हैं एलएडी। तो एलएडी जो है वो क्या होता है? तो चॉम्स्की का मानना था कि प्रत्येक बच्चा मस्तिष्क में, अपने दिमाग में जन्म से ही एक विशेष उपकरण उसके दिमाग में होता है जिसे एलईडी कहते हैं, भाषा अधिग्रहण उपकरण कहते हैं, जिसमें जो बच्चा है वो अपने नियमों को सहज रूप से पहचानने में और सीखने में जो है वो क्या करता है? मदद करता है। दूसरा उसने बोला, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। भाषा का विकास 3 से 5 वर्ष के मध्य होता है। भाषा का विकास बच्चों को प्राप्त करने में प्रबलन पर निर्भर करता है। बच्चे भाषा की त्रुटियों में अपने माता पिता के आसपास वालों को देखकर अर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है। देखिए, चिल्ड्रन हैव जो है वो मतलब कि बच्चों में जन्मजात, जब से वो पैदा होते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भाषा का विकास 3 से 5 वर्ष क्यों होगा? बच्चे को प्रबलन का निर्भर भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जन्मजात मानसिक व्याकरण होता है, मतलब कि वो जन्मजात यहाँ पे सीखते हैं। क्योंकि मैंने इससे पहले बोला था कि भाषा में जो भाषा अधिग्रहण उपकरण है एलईडी जो पाया जाता है वो यहाँ पे बच्चों में जन्मजात होता है, मतलब कि जब बच्चा जो है वो क्या होता है, मतलब कि बच्चा जन्म से ही एक विशेष उपकरण उसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं एलईडी, जहाँ पे वो अपने व्याकरणीकरण नियमों को सहज रूप से पहचानने और उसके सीखने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम यहाँ पे जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, कौन सा क्रम यहाँ पे बिल्कुल सही है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। देखिए, अगर मैं सही क्रम की बात करता हूँ तो आपका ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले आती है आपकी मौखिक अवस्था। ठीक है, मौखिक अवस्था आई। मौखिक अवस्था आती है जन्म से 1 वर्ष। उसके बाद आती है गुद्दी अवस्था जो कि 1 से 3 वर्ष आती है, जिसको एनल स्टेज बोलते हैं। देन उसके बाद आती है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था जो है वो
तीसरी अवस्था मानी जाती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ठीक है। तो तीसरी अवस्था है आपकी लैंगिक अवस्था। चौथी अवस्था होती है काम प्रसूप्ति की अवस्था, जो कि आपकी 6 से वर्ष से लेकर यौवन अवस्था तक आती है। देन उसके बाद आती है आपकी काम प्रसूप्ति की अवस्था, फिर आती है जननांगीय अवस्था। तो जननांगीय अवस्था होती है जेनेटिकल स्टेज, जो यौना जब हम युवा होते हैं तब से आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है मौखिक अवस्था, गुद्दी अवस्था, लैंगिक अवस्था, काम प्रसूप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज और आपकी जननांगीय अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और जिसमें उसने फ्रॉइड के द्वारा 5 अवस्थाएं बताई थी। द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में जो है वो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई गई थी, जिसका कालानुक्रमिक जो वो है क्रम है वो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के सिद्धांत में कौन सा मनोसामाजिक संकट स्वायत्त बनाम शर्म से पूर्व आता है। देखिए, इन एरिक्सन थ्योरी विच साइको सोशल क्राइसिस प्रोसेस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। देखिए, ये आपका जो विश्वास बनाम अविश्वास है वो आपका पहली अवस्था में आता है, जहाँ पे स्वायत्त बनाम शर्म से पूर्व की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, स्वायत्त बनाम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो है वो इससे पहले जो आता है, इससे जो पूर्व आता है वो बना विश्वास बनाम अविश्वास आता है। ये जो अवस्थाएं हैं वो किसकी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये अवस्थाएं एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की है, साइको सोशल डेवलपमेंट की है, जिसमें एरिक एरिक्सन के द्वारा 8 सिद्धांत बताए गए थे, 8 अवस्थाएं बताई गई थी। साथियों, शुरुआत की जो 2 अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है विश्वास बना आपका पहली अवस्था है आपकी कौन सी, तो पहली है बहुत इम्पॉर्टेंट ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। और पहली अवस्था है इसकी विश्वास बनाम अविश्वास, और उसके बाद आती है आपकी क्या, तो उसके बाद आती है आपकी दूसरी अवस्था आती है, जो कि आपके 1.5 वर्ष से 3 साल के बीच में चलती है, स्वायत्त बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ये सभी आपको डिटेल से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। सभी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। और अगर मैं 8 अवस्थाओं की बात करता हूँ एरिक एरिक्सन की, तो इसके मनोसामाजिक विकास की जो 8 चरण है, इसका तीसरा चरण था आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, आपका पहल बनाम अपराध बोध, चौथा था उद्योग बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरियरिटी, ठीक है। तो ये सभी आपको डिटेल से एरिक एरिक्सन ने जो ये दिया था, उन सभी 8 के 8 सिद्धांतों को याद रखना है। 5वां सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो 5वां है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इसका 5वां है, जो कि किशोरावस्था में भी यही आता है। तो 12 से 18, तो एरिक एरिक्सन की कौन सी अवस्था है जो किशोरावस्था को भी कवर करती है, तो वो है आपकी कौन सी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अच्छा, पहचान बनाम आपका बहुत पूछा जाता है भूमिका भ्रम, यह है आपका 5वां। लेकिन आत्मीयता इंटीमेसी वर्सेस इजोलेशन, तो ये है आपका 6ठा, आत्मीयता बनाम अलगाव, याद रखना है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अवस्थाएं हैं। 7वीं इसकी कौन सी है, तो 7वीं इसकी है उत्पादकता बनाम स्थिरता, जेनेटिविटी स्टैग्नेशन 40 से 65 वर्ष, और संपूर्णता बनाम निराशा, ये 65 वर्ष से अधिक आती है। तो ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हर एक बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन और डैश के मध्य प्रतिनिधित्व और प्रक्रियाओं का जटिल सहयोग है। देखिए, कैसा सहयोग है आपके चिंतन और डैश के मध्य, तो चिंतन डैश और डैश के मध्य प्रतिनिधियों का कैसा संबंध है, तो देखिए भाषिक और अभाषिक। देखिए साथियों, 21 जो यहाँ पे ऑप्शन है, चिंतन भाषिक और अभाषिक के मध्य प्रतिनिधियों और प्रक्रियाओं का एक जटिल संबंध जो है, एक जटिल सहयोग है। क्योंकि भाषिक वो भाषिक चिंतन वो सोच और जो शब्दों का व्याकरण की भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है, और अभाषिक होती है जो मानसिक प्रक्रिया जो बिना शब्दों के, जैसे छवियों, प्रतीकों या अमूर्त विचारों के माध्यम से होती है। तो तमाम साथियों को आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बहुत जल्द एक नई वीडियो में। सभी साथियों को हर हर महादेव, राधे राधे।